मूवी की शुरुआत 1980 के दौर में एक छोटे से शहर से होती है, जहां एवन नाम का एक लड़का अपनी मां एंड्रिया और अपने कुत्ते के साथ खुश रहता है। एक दिन जब एंड्रिया एवन को स्कूल ड्रॉप करने आती है, तो टीचर उसे अंदर बुलाती है एक जरूरी बात करने के लिए। टीचर समझाती है कि उसने सब बच्चों से एक ड्राइंग बनाने को कहा था, जो दिखाए कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। लेकिन एवन की ड्राइंग बाकी बच्चों से अलग थी, एक काफी डिस्टर्बिंग तस्वीर जो एक मर्डर को दिखाती थी। जब टीचर ने एवन से उस ड्राइंग के बारे में पूछा, तो एवन ने सीधा जवाब दिया कि उसे याद ही नहीं कि उसने वो ड्राइंग कब बनाई। ये बात टीचर को थोड़ा अजीब लगती है। शाम को एवन की मां एंड्रिया उसे एक मेंटल इंस्टीट्यूशन ले जाती है, ताकि डॉक्टर एवन पर कुछ टेस्ट्स कर सकें। एंड्रिया को यह डर है कि कहीं एवन भी अपने फादर की तरह किसी मेंटल इलनेस का शिकार ना हो। एवन का फादर भी एक टाइम पर सिमिलर प्रॉब्लम से गुजरा था। डॉक्टर एंड्रिया को सजेस्ट करता है कि एवन एक नोट रखना शुरू करे, जिसमें वो अपनी रोज की जिंदगी के बारे में लिखे। शायद ये उसकी मेमोरी को ठीक करने में मदद करे। अगले दिन एवन अपने जर्नल में अपने दिन की बातें लिखने लगता है, लेकिन तभी एंड्रिया पीछे मुड़ती है और एक डरावना सीन देखती है। एवन अपने हाथ में एक चाकू पकड़े खड़ा होता है। एवन अचानक एक अजीब सी हालत में बाहर आता है और उसे बिल्कुल याद नहीं होता कि उसने कब और कैसे चाकू उठाया था। ये बात एंड्रिया को अंदर से हिला देती है और वो समझ नहीं पाती कि एवन के साथ क्या गलत हो रहा है। इस इंसिडेंट के बाद एंड्रिया एवन को उसके दोस्तों केली और टॉमी के घर छोड़ देती है, ताकि वो थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल महसूस कर सके। केली और टॉमी के डिवोर्स्ड फादर जॉर्ज अपने बच्चों के साथ मस्ती करने के मूड में होते हैं। वो एक नई कैमरा ले आए हैं और बच्चों के साथ कुछ फन शॉर्ट फिल्में बनाने का प्लान कर रहे होते हैं। जॉर्ज बच्चों से वादा लेता है कि ये सब उनके बीच एक सीक्रेट रहेगा और कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा। लेकिन टॉमी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि एवन उसकी जगह ले रहा है। कुछ देर बाद एवन अचानक एक और अजीब सी हालत से बाहर आता है और खुद को बेसमेंट में पाता है। वहां उसके साथ केली भी होती है और दोनों के पास कपड़े नहीं होते। ये सीन और भी डिस्टर्बिंग हो जाता है जब वो देखता है कि जॉर्ज एक कोने में खड़ा हाथ में ड्रिंक लिए उनका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। एवन पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसे याद ही नहीं कि वो वहां कैसे आया। जॉर्ज का रवैया बदल जाता है। वो एवन का मजाक उड़ाता है, उसे इंसल्ट करता है और धमकी देता है कि वो एंड्रिया को कॉल करके बता देगा कि एवन मिसबिहेव कर रहा है। जब एवन केली से बात करने की कोशिश करता है, तो केली बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। वहीं टॉमी एक कोने में गुस्से में उन्हें देखते हुए एक डॉल तोड़ रहा होता है। जब एंड्रिया एवन के साथ दोबारा मेंटल इंस्टीट्यूशन जाती है, तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि टेस्ट्स के रिजल्ट्स में एवन के साथ कुछ भी गलत नहीं मिला। डॉक्टर का मानना है कि एवन की मेमोरी इश्यूज शायद स्ट्रेस की वजह से हैं और ये समस्या उसके फादर के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकती है। डॉक्टर बताता है कि क्योंकि एवन ने अपने फादर जेसन को कभी नहीं देखा, उनकी एब्सेंस एवन के सबकॉन्शियस पर असर कर रही हो। जेसन, जो इसी मेंटल इंस्टीट्यूशन का एक परमानेंट पेशेंट है, एवन के इश्यूज के जवाब का एक इंपॉर्टेंट लिंक हो सकता है। डॉक्टर सजेस्ट करता है कि एवन और जेसन की एक मुलाकात करवानी चाहिए, जो एवन के लिए थेरेपी हो सकती है। एंड्रिया अपने बेटे के भले के लिए इस आइडिया को हाँ कर देती है। डॉक्टर्स जेसन को एवन के सामने लाते हैं, लेकिन पहले उन्हें मेडिसिन्स देकर शांत किया जाता है और हैंडकफ लगाई जाती है। पहले तो जेसन एवन से कुछ अच्छी बातें करता है, लेकिन फिर अचानक एवन की मेमोरी फिर से ब्लैंक हो जाती है। कुछ सेकंड्स के अंदर ही एवन खुद को जमीन पर लेटा हुआ पाता है और जेसन उसका गला दबा रहा होता है। जेसन चिल्लाकर कहता है, एवन को मरना ही होगा, ये ही एक रास्ता है। वहीं तुरंत गार्ड्स आकर जेसन को पकड़ लेते हैं और उसे रोकने के लिए उस पर जोर लगाते हैं और उसे संभालते हैं। गार्ड्स का प्लान था जेसन को सिर्फ बेहोश करने का, लेकिन उनके एक्शंस के चलते जेसन की मौत हो जाती है। बाद में फ्यूनरल के दौरान केली एवन का हाथ पकड़ लेती है, जैसे उसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही हो। 6 साल बाद एवन केली और टॉमी के साथ उनके दोस्त लेनी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। वो छुप छुप के स्मोकिंग करते हैं और टॉमी हमेशा की तरह लेनी का मजाक उड़ा रहा होता है। टॉमी अपने डैड जॉर्ज के छुपाए हुए फायरवर्क्स निकाल लेता है। फिर वो लेनी को चैलेंज करता है। एक प्रैंक करने के लिए लेनी वो फायरवर्क एक मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। उसी वक्त एवन फिर से एक मेमोरी लैप्स एक्सपीरियंस करता है और जब वो होश में आता है, तो वो और टॉमी मिलकर एक बेहोश लेनी को खींच रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आती है और लेनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब एंड्रिया एवन से पूछती है कि क्या हुआ था, तो टॉमी कहता है कि वो बस खेल रहे थे और तभी लेनी अचानक डर गया। एवन रोते हुए कहता है कि उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा। बाद में घर पर एवन एक पुराना बॉक्स ढूंढता है। बॉक्स के अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें और एक एनवलप मिलता है। उस एनवलप में उसके ग्रैंडफादर का डेथ सर्टिफिकेट होता है, जो बताता है कि वो भी एक मेंटल हॉस्पिटल में ही मरे थे।
इसके बाद एंड्रिया एवन को वापस मेंटल हॉस्पिटल ले जाती है। वहां डॉक्टर एवन को हिप्नोटाइज करता है ताकि वो याद कर सके कि उस दिन लेनी के साथ क्या हुआ था। हिप्नोसिस के टाइम एवन को कुछ मेमोरी फ्लैशेस दिखते हैं। वो देखता है कि एक कार मेल बॉक्स के पास आई थी, लेकिन उसकी याद यहीं रुक जाती है। हिप्नोसिस के दौरान एवन की नाक से खून बहने लगता है और वो तकलीफ से हिलने लगता है। डॉक्टर के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो एवन को हिप्नोसिस से जगा देता है। जागने के बाद एवन को याद ही नहीं होता कि उसने हिप्नोसिस के दौरान क्या कहा था। अगली बार जब एवन केली और टॉमी के साथ हैंग आउट करता है तो वो उनसे पूछता है कि उस दिन सच में क्या हुआ था, लेकिन टॉमी गुस्से में आकर उसे दीवार के पास धकेल देता है और धमकी देता है कि वो दोबारा इस बात का जिक्र न करे। वो सब मिलकर एक मूवी देखते हैं, लेकिन टॉमी बार बार बोलता रहता है, जिस वजह से सबका मूड खराब हो जाता है। तभी अचानक केली थिएटर से बाहर भाग जाती है। एवन उसके पीछे चला जाता है और देखता है कि वो अब तक उस इंसिडेंट के बाद नॉर्मल नहीं हुई है। उसके हाथों पर निशान होते हैं क्योंकि जॉर्ज ने उसे मारा था। एवन केली को तसल्ली देता है और दोनों एक किस शेयर करते हैं। ये सब टॉमी देख लेता है। टॉमी गुस्से में आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक अनजान लड़का उसका पैर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो गिर जाता है। गुस्से में टॉमी उस लड़के पर टूट पड़ता है और उसे मारने लगता है। सिक्योरिटी आकर टॉमी को जबरदस्ती बाहर ले जाती है। कुछ समय बाद एवन और केली चुपके से लेनी से मिलते हैं, बिना उनके पेरेंट्स को बताए। पहले लेनी मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि टॉमी नहीं है तो वो उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। लेकिन जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो वो टॉमी को एवन के डॉग को एक बैग में डालते हुए देखते हैं और उस पर पेट्रोल डाल रहे होते हैं। एवन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टॉमी एक लकड़ी उठाकर उस पर हमला करता है। वो एवन को छोड़कर गलती से केली को मार देता है। फिर टॉमी एवन को पीटने लगता है और डॉग को आग लगा देता है। एवन फिर से टॉमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ एक और ब्लैकआउट हो जाता है। जब वो होश में आता है तो उसका चेहरा बुरी तरह से घायल होता है और उसका डॉग मर चुका होता है। इसके बाद एंड्रिया डिसाइड करती है कि वो उस जगह से शिफ्ट करेंगे। जब एवन और उसका परिवार जा रहे होते हैं तो एवन देखता है कि केली ट्रक के पीछे भाग रही है। एवन एक नोट लिखता है, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। 7 साल बाद एवन कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ रहा होता है। उसका रूममेट एक लड़का होता है जिसका नाम थम्पर है। एक रात एवन को रियलाइज होता है कि जब से वो अपने बचपन के टाउन से निकला है उसके साथ एक भी ब्लैकआउट नहीं हुआ है। इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए एवन और थम्पर एक बार जाते हैं। एवन अपने बचपन के नेबरहुड वापस जाता है और लेनी से मिलता है, जो अपने रूम से कभी बाहर नहीं निकलता। लेनी अपना पूरा दिन मॉडल्स बनाने में लगाता है और लगभग किसी से बात नहीं करता। एवन उससे डॉग इंसिडेंट के बारे में बात करने की कोशिश करता है। तब लेनी वही बात रिपीट करता है जो टॉमी ने कही थी, ये कंफर्म करते हुए कि एवन जो देख रहा था वो सब सच था। लेनी अचानक एवन को फर्नीचर के तरफ धकेल देता है और फिर टॉमी की तरह धमकी देता है कि उस बात को सीक्रेट ही रखे। अपने रूम में लौटने के बाद एवन अपने नोट्स को देखना शुरू करता है। वहां उसे मेल बॉक्स इंसिडेंट का सेक्शन मिलता है। जब वो उस सेक्शन को पढ़ता है तो वो अचानक उस मोमेंट में वापस चला जाता है। शॉक की वजह से उसके हाथ से सिगरेट गिर जाता है और उसके पेट पर एक जलने का निशान बन जाता है। एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ कार में आती है और मेल बॉक्स चेक करती है। उसी वक्त मेल बॉक्स फट जाता है और उस एक्सप्लोजन की वजह से लेनी गिल्ट और ट्रॉमा में चला जाता है। एवन अपने रूम में वापस होश में आता है और तुरंत उल्टी करता है। उसके बाद वो अपने पेट पर निशान नोटिस करता है। वो लेनी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन लेनी की माँ उससे कहती है कि दोबारा कभी कॉल मत करे, क्योंकि उसके आने से लेनी और ज्यादा उदास रहने लगा है। उसी रात एवन अपनी माँ के साथ डिनर करता है और उससे पूछता है कि क्या उसके डैड ने कभी अपनी मेमोरीज वापस लाने का कोई तरीका ढूंढा था। एंड्रिया एवन को बताती है कि उसके डैड ने कुछ ढूंढा था, लेकिन वो श्योर नहीं है कि ये सच है या सिर्फ उसकी इमेजिनेशन। जेसन ने लॉक होने से पहले कुछ कहा था, लेकिन एंड्रिया ये नहीं बताती कि उसने क्या कहा था। डिनर के बाद एंड्रिया एवन को मजाक में एक साइकिक के पास ले जाती है। जैसे ही साइकिक एवन का हाथ पड़ती है वो डर जाती है। साइकिक एवन से कहती है कि उसकी हाथ की लाइफलाइन नहीं है और वो इस दुनिया का नहीं है, उसका यहाँ होना गलत है। एंड्रिया साइकिक की बात सुनकर घबरा जाती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। एवन उसके पीछे जाता है और देखता है कि वो बाहर रो रही है। तभी एंड्रिया एवन को बताती है, एवन के पैदा होने से पहले उसके 2 बच्चे पैदा होते ही मर गए थे। साइकिक की बात सुनकर उसका पुराना दर्द वापस आ गया है। अगली सुबह एवन अपने नोट्स को दोबारा पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन थम्पर उसे रोक लेता है। वो कहता है कि शायद कोई वजह है जो एवन ने उन यादों को दबा दिया है।
इसके बाद एवन एक डाइनर जाता है जहां केली वेट्रेस का काम करती है। वहां दोनों सालों बाद पहली बार मिलते हैं। केली एवन को बताती है कि टॉमी कुछ साल जुवेनाइल डिटेंशन में था, लेकिन अब वो एक मैकेनिक के रूप में काम करता है। केली ये भी बताती है कि उसने 15 साल की उम्र में खुद को अपने पेरेंट्स से अलग कर लिया था। वो अपनी माँ के साथ नहीं रह पाई क्योंकि उसकी माँ ने एक नई फैमिली बना ली थी। एवन उससे उनके बचपन के बेसमेंट इंसिडेंट के बारे में पूछने की कोशिश करता है। ये सुनते ही केली को गुस्सा आ जाता है। वो एवन पर चिल्लाती है कि क्या वो सिर्फ इसी बात के लिए वापस आया है। केली के रिएक्शन से पता चलता है कि जॉर्ज बचपन में उन बच्चों के साथ गंदे वीडियोस बनाता था। केली एवन पर गुस्सा करते हुए भाग जाती है। एवन अपने रूम में वापस आते ही अपने नोट्स का वो एंट्री पढ़ता है जो उन गंदे वीडियोस के बारे में है। जैसे ही वो एंट्री पढ़ता है, वो अचानक खुद को उस पल में वापस ट्रैवल करते हुए पाता है। उस मोमेंट में जॉर्ज बच्चों को उनके कपड़े उतारने के लिए कह रहा होता है। तभी एवन केली से कहता है कि वो अपने कान बंद कर ले। उसके बाद वो जॉर्ज को धमकी देता है कि अगर उसने केली के साथ गलत बर्ताव किया तो वो उसका बुरा हाल करेगा। फिर एवन केली से कहता है कि वो जॉर्ज को जोर से कहे, नेवर टच मी अगेन। जब एवन अपने प्रेजेंट टाइम में वापस आता है, उसकी नाक से खून आने लगता है और उसे पता चलता है कि उसने पास्ट बदल दिया है। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से अलग है। उसके दिमाग में नई मेमोरीज आने लगती हैं जो दिखाती हैं कि जब वह अपने चाइल्डहुड टाउन से शिफ्ट हुआ तो केली छुप छुप कर उससे मिलने आती थी। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। अब तो सिचुएशन यह है कि केली उसके पास ही बेड पर लेटी होती है। जल्दी ही वो दोनों क्लास के लिए जाते हैं और एवन नोटिस करता है कि अब वो पॉपुलर स्टूडेंट्स हैं। एवन केली से जॉर्ज के कैमरा के बारे में पूछता है। केली बताती है कि उसके डैड ने वो कैमरा खरीदने के कुछ दिन बाद ही बेच दिया था। जब एवन अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश करता है तो फोन वॉइस मैसेज पर चला जाता है। मैसेज सुनकर एवन को पता चलता है कि उसकी माँ एंड्रिया ने दूसरी शादी कर ली है। तभी एवन देखता है कि थम्पर उसके सामने से गुजर रहा है। वो उसे हेलो बोलता है, लेकिन थम्पर उसे पहचानता ही नहीं। फिर एवन क्लास में जाता है, लेकिन अब टीचर पहले जितना फ्रेंडली नहीं लगता। क्लास के दौरान एक लड़का जो थम्पर को परेशान कर रहा था, एवन का दोस्त निकलता है। वो एवन को टेस्ट के आंसर्स देता है, लेकिन एवन उन्हें सीधा डस्टबिन में फेंक देता है। उस रात एवन और केली एक दूसरे के करीब आते हैं और केली उसके नए ट्रिक्स से काफी इंप्रेस्ड होती है। तभी फोन बजता है, लेकिन जब एवन फोन उठाता है तो दूसरा इंसान बिना कुछ बोले ही कॉल कट कर देता है। उसी रात एवन केली के लिए एक फैंसी डिनर प्लान करता है, लेकिन उनका रोमांटिक मोमेंट तब खत्म हो जाता है जब एक लड़का आकर एवन को बताता है कि उसकी कार को किसी ने बर्बाद कर दिया है। एवन कार चेक करने के लिए दौड़ता है और वहां एक डॉग का कॉलर पड़ा हुआ मिलता है। केली उसे बताती है कि टॉमी जेल से अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ है और उन्हें लगता है कि ये उसका काम हो सकता है। वो दोनों टॉमी के लाइफ चॉइसेस को लेकर बहस करते हैं। केली बताती है कि जॉर्ज ने उसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपनी सारी नाराजगी टॉमी पर निकाल दी थी। रात में केली उसे बताती है कि वो आजकल काफी अजीब बिहेव कर रहा है। तभी उन्हें घास पर एवन की जैकेट दिखाई देती है और टॉमी एक बैट लेकर उनके सामने आ जाता है। थोड़ी आर्ग्यूमेंट के बाद टॉमी एवन को मारने लगता है, लेकिन एवन अपने बैग से पेपर स्प्रे निकालता है और टॉमी की आंखों में स्प्रे कर देता है। जब केली पुलिस बुलाने के लिए भागती है, एवन टॉमी पर हमला कर देता है। वह लेनी की जिंदगी बर्बाद करने, उसके डॉग और माँ बच्चे को मारने का बदला लेना चाहता है। एवन इतना गुस्से में आ जाता है कि वह अपना कंट्रोल खो बैठता है। वह टॉमी के सिर पर बैट से वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद एवन को जेल भेज दिया जाता है। जेल में उसे प्रिविलेज बॉय समझकर बाकी प्रिजनर्स उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका खाना चुरा लेते हैं। लंच के वक्त एवन की माँ एंड्रिया उससे मिलने आती है। वह उसके जर्नल्स लेकर आती है जिन्हें एवन ने मंगवाया था। जब एवन वापस अपनी सेल की तरफ जा रहा होता है, प्रिजनर्स उसे घेर लेते हैं और उसके जर्नल्स फाड़ देते हैं। इसके बाद वे उसे पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन कॉप्स लड़ाई रोकने में देर कर देते हैं। एक प्रिजनर एवन से कहता है, हम तुम्हें फिर मिलने आएंगे। उस रात एवन अपनी सेल में लौटता है और अपने नोट के कुछ पेजेस ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वे पेजेस उसके किसी काम के नहीं होते। रात में बाकी प्रिजनर्स एक गार्ड को पैसे देकर मना लेते हैं। वे एवन तक पहुंचकर उसे अब्यूज करते हैं। अगले दिन एवन एक प्रिजनर को उसके नोट्स जोर से पढ़ते हुए सुनता है। प्रिजनर्स उस पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। अब एवन चीजें बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह अपने बचे हुए जर्नल पेजेस का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। वह अपने रिलीजियस सेलमेट कार्लोस से कहता है कि वह उस पर ध्यान रखे जब वह नोट्स का इस्तेमाल करे। एवान अपने स्कूल के दिन पर लौट जाता है। यह वही दिन है जब उसने वह अजीब ड्राइंग बनाई थी। वह तुरंत अपने हाथ को चोट पहुंचाता है ताकि वक्त बदल सके। जब वह वापस अपने प्रेजेंट में लौटता है
उसके हाथों पर नए निशान होते हैं। कार्लोस उन्हें जीसस के चिन्ह समझता है और एवन को डिवाइन मानने लगता है। कार्लोस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। थोड़ी देर बाद एवन उन प्रिजनर्स के पास जाता है और ऐसा दिखावा करता है कि वह उनकी बात मान लेगा, लेकिन उसका असली मकसद अपने नोट्स वापस लेना होता है। लोग उसे नीचे झुकने को कहते हैं, एक घटिया काम करवाने के लिए। जैसे ही एवन उनके करीब आता है वह अचानक एक प्रिजनर पर हमला कर देता है और उसे बार बार चाकू मारता है। इसी दौरान कार्लोस दौड़ता हुआ आता है और दूसरे आदमी को बेहोश कर देता है। कार्लोस जल्दी से सेल का गेट बंद कर देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। एवन अपने नोट्स उठाता है और फौरन उन्हें पढ़ना शुरू कर देता है। इस बार वह उस पल पर पहुंचता है जब टॉमी और कुत्ते के पास जाने से ठीक पहले का समय था। एवन तेजी से एक धातु का टुकड़ा उठाता है और उसका इस्तेमाल बैग काटने के लिए करता है। फिर वो वही टुकड़ा लेनी को दे देता है ताकि वो खुद को बचा सके। एवन लेनी को गंभीर आवाज में कहता है, यह तेरा मौका है खुद को बदलने का, उस माँ और बच्चे का बदला लेने का। फिर ग्रुप टॉमी के पास पहुंचता है। एवन को पता होता है कि टॉमी को कैसे शांत करना है। टॉमी आखिरकार कुत्ते को छोड़ देता है, लेकिन तभी लेनी, जो अब तक माँ और बच्चे की मौत और टॉमी के अत्याचार से परेशान था, अपना गुस्सा रोक नहीं पाता और टॉमी पर चाकू से हमला कर देता है। जब एवन होश में आता है, वो अपने कमरे में होता है। अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है और उसे तेज सीजर होने लगती है। नई यादें उसके दिमाग में भरने लगती हैं, जो उसकी पूरी हकीकत को बदल देती है। नई हकीकत में लेनी को एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेज दिया गया था और केली अपने घर से भाग चुकी थी। थंपर एवन को जमीन पर पड़ा देखता है और तुरंत पुलिस को कॉल करता है। अस्पताल में डॉक्टर एवन का परीक्षण करता है। डॉक्टर हैरान होकर कहता है, मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। ऑनेस्टली ऐसे टेस्ट जेसन के जमाने में होते ही नहीं थे। डॉक्टर एवन को बताता है कि उसके दिमाग के उस हिस्से से खून निकल रहा है जहां यादें स्टोर्ड होती हैं। डॉक्टर कहते हैं, ये ऐसा लग रहा है जैसे तुमने 40 साल की यादें सिर्फ कुछ दिनों में भर ली हैं। डॉक्टर के पास इस हालत का कोई जवाब नहीं होता और एवन चुपके से डॉक्टर का की कार्ड चुरा लेता है और हॉस्पिटल से चला जाता है। वो बिल्डिंग के अंदर छिपते छिपते लेनी के रूम तक पहुंचता है, जो एक स्ट्रेचर पर बंधा होता है। पहले तो लेनी एवन की किसी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन जब एवन वहां से जाने लगता है तभी लेनी कहता है, तू हमेशा जानता था उस दिन कुछ होगा और अभी तुझे मेरी जगह होना चाहिए था। ये सुनकर एवन का दिमाग और उलझ जाता है। कॉलेज वापस आकर एवन अपने नोट्स का एक और पेज पढ़ता है, जो उसे उस दिन ले जाता है जब उसकी मुलाकात अपने पिता जेसन से हुई थी। एवन उनसे पूछता है, कैसे सब कुछ सही किया जा सकता है? जेसन उससे कहते हैं, किसी को बदलने की कोशिश का मतलब है उनका असली रूप मिटा देना। इंसान को बदला नहीं जा सकता बिना उनका पूरा वजूद तबाह किए। जेसन के शब्दों का असर एवन पर गहरा होता है। जेसन की बातों से एवन के अंदर अजीब सी हलचल मच जाती है, लेकिन जब जेसन देखते हैं कि एवन खुद को भगवान समझकर सब बदलने की कोशिश कर रहा है, तो वो एवन पर हमला कर देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। तभी एवन होश में आता है और खुद को अपने कॉलेज कैंपस पर पाता है। अब एवन को केली का ख्याल आता है। वो उसे ढूंढने के लिए एक डाइनर जाता है, लेकिन वहां के लोग उसके नाम तक को नहीं पहचानते। परेशान होकर एवन अपने बचपन के गांव की तरफ लौटता है। वो जॉर्ज को धमकाता है जब तक जॉर्ज उसे केली का पता नहीं बता देता। कुछ घंटों बाद एवन एक नए इलाके में पहुंचता है। वो एक बिल्डिंग के अंदर केली को ढूंढता है। केली अब पहचान में नहीं आती। वो नशे की लत वाली जिंदगी जी रही होती है और अपना गुजारा गलत काम करके कर रही होती है। एवन केली के साथ वक्त बिताने के लिए उसे पैसे देता है। वो उसे एक कैफे में ले जाता है। वहां एवन अपनी लाइफ के बारे में और सब कुछ जो हुआ है समझाने की कोशिश करता है। केली एवन की टाइम ट्रैवलिंग कहानी पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है, अगर तुम सच में लोगों की मदद करना चाहते हो तो माँ और बच्चे को बचाना चाहिए। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। एवन तुरंत अपने रूम वापस भागता है। वहां थंपर को एक औरत के साथ अपने बिस्तर पर देखता है। गुस्से में आकर वो दोनों को कमरे से बाहर निकाल देता है, फिर अपने नोट्स पढ़ने लगता है। एवन फिर से फायरवर्क वाले मोमेंट पर लौटने की प्लानिंग करता है। वो माँ और बच्चे को बचाने के लिए टाइम में वापस जाता है। वो जल्दी दौड़ता है ताकि ब्लास्ट होने से पहले उन्हें वार्न कर सके। तभी टॉमी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचता है। टॉमी उस माँ को धक्का दे देता है और एवन उसी टाइम ब्लास्ट के बीच फंस जाता है। जब एवन को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोनों हाथ जा चुके हैं। धीरे धीरे नई यादें उसके दिमाग में उभरने लगती हैं। नई यादों में वो देखता है कि चारों बचपन के दोस्तों ने एक साथ खुशहाल जिंदगी बिताई, लेकिन एवन हमेशा व्हीलचेयर पर था।
और उसे हर काम के लिए किसी की मदद की जरूरत होती थी। अब एवन कॉलेज में है और उसका रूममेट लेनी है, साथ ही केली उसकी गर्लफ्रेंड है। एक दिन केली और लेनी देखते हैं कि एवन के जख्म से खून बह रहा है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एवन अपने व्हीलचेयर से गिरकर उन्हें रोक देता है और कहता है कि उसे वहीं छोड़ दें। कॉरिडोर में चलते वक्त लोग एवन का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन केली उन लोगों को उनकी बदतमीजी के लिए डांटती है। थोड़ी देर बाद वो टॉमी से मिलते हैं, जो अब एक रिलीजियस इंसान बन चुका है। एवन का मूड खराब हो जाता है और वो टॉमी से रूडली बात करता है। केली उसे घुमाने ले जाती है ताकि उसका ध्यान बदल सके। जब एवन केली से पूछता है कि क्या उसने कभी उनके साथ होने के बारे में सोचा था, तो केली मानती है कि बचपन में उसे एवन पसंद था। वो बताती है कि जब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ तो उसने अपने डैड के साथ रहने का फैसला सिर्फ इसलिए किया ताकि वो एवन के पास रह सके। एवन के लिए लेनी और केली को एक साथ खुश देखना बर्दाश्त नहीं होता। उसका दिल इतना टूट जाता है कि वो अपने बाथरूम के टब को पानी से भरता है और अपनी जान लेने की कोशिश करता है। एवन करते वक्त टॉमी के आने से बच जाता है। उसके बाद एवन और उसके दोस्त एंड्रिया उसकी मां से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। पता चलता है कि एंड्रिया को लंग कैंसर हो गया है, जो उसकी सिगरेट स्मोकिंग की एडिक्शन की वजह से हुआ। ये सब एवन के डिसेबल होने के बाद शुरू हुआ था। एवन अपनी मां से कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन एंड्रिया कहती है कि उसकी बातें उसके फादर की याद दिलाती हैं। ये सुन के एवन और ज्यादा जज्बा के साथ सब कुछ सही करने का फैसला करता है। वो अपने रूम वापस जाता है और लेनी की मदद से अपने जर्नल्स का वो पेज ढूंढता है जो उस दिन के बारे में है जब उसने अपनी मेमोरी प्रॉब्लम्स लिखनी शुरू की थी। वो उस मोमेंट में वापस जाता है जब वो नाइफ लेकर फायरवर्क को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एंड्रिया उसे पकड़ लेती है। एवन फिर से प्रेजेंट में वापस आता है, लेकिन कोई चेंजेस नहीं दिखते। एवन अब भी हार मानने को तैयार नहीं। इस बार एवन बेसमेंट वाले सीन में लौटता है और छुपा हुआ फायरवर्क ढूंढ लेता है। वो जॉर्ज को धमकाने के लिए उसे जला देता है। जॉर्ज गुस्से में फायरवर्क को एवन के हाथों से मारकर गिरा देता है, लेकिन उसी वक्त केली उसे उठा लेती है और फायरवर्क फट जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से केली की मौत हो जाती है। एवन फिर अपने प्रेजेंट में लौटता है, लेकिन इस बार वो एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में होता है। उसकी नाक से फिर से खून बह रहा होता है और नई यादें समझ में आती हैं कि केली उस दिन मर गई थी और तब से एवन को मेडिकेशंस पर रखा गया है। वो अपने रूम से भागकर डॉक्टर के पास जाता है और अपने जर्नल्स मांगता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि जर्नल्स कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे और वो सिर्फ एवन की इमेजिनेशन का हिस्सा है। डॉक्टर का मानना है कि एवन का ये सब एक फैंटेसी का हिस्सा है जो उसकी अनस्टेबल मेंटल स्टेट की वजह से बनी है। एवन को ये बात समझ आती है कि उसने केली की मौत का गिल्ट सहने के लिए अपने जर्नल्स और टाइम ट्रैवल की कहानी अपने दिमाग में बनाई थी। यही चीज उसे उसके पिता जेसन की याद दिलाती है, जो हमेशा एक फोटो एल्बम के बारे में चिल्लाते रहते थे जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अचानक एवन कोलैप्स कर जाता है और डॉक्टर उसके टेस्ट्स करते हैं। जब एवन होश में आता है तो पता चलता है कि उसके दिमाग का डैमेज इरिवर्सिबल है। उसे अगले दिन एक हाई केयर मेंटल फैसिलिटी में ट्रांसफर किया जाएगा। एंड्रिया इस खबर से टूट जाती है। एवन अब भी यही सोचता है कि सब कुछ सच है और इस टाइमलाइन में उसने नोट्स नहीं लिखे। इसी वजह से उसे लगता है कि वो किसी और तरीके से चीजों को ठीक कर सकता है। उस रात एवन छुपते छुपते डॉक्टर के ऑफिस में घुस जाता है। दरवाजे के सामने एक सोफा रखकर उसे ब्लॉक कर देता है। जब वह सुनता है कि अलार्म बज रहे हैं और गार्ड्स उसे ढूंढने लगे हैं, तो वह जल्दी से एक गुड बाय नोट लिखता है। उसके बाद वह एक होम मूवी प्ले करता है जिसमें एक प्रेग्नेंट एंड्रिया दिखाई देती है। एवन खुद को अपने बचपन के शुरुआती दिनों में पाता है, अपनी मां के गर्भ में उस साइकिक के शब्दों को याद करते हुए, तुम्हें कभी यहां होना ही नहीं चाहिए था। एवन समझता है कि जब तक वह जिंदा है उसके दोस्त और परिवार कभी खुश नहीं हो पाएंगे। एंड्रिया दर्द के मारे चीखने लगती है और इसी बेचैनी के दौरान एवन अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी का अंत कर लेता है। इस तरीके से वह अपने परिवार और दोस्तों पर लगे मल्टी जनरेशनल कर्स को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। एवन की अपनी जान देने के बाद सब कुछ बदल जाता है और एक नई कहानी शुरू होती है, लेकिन इस बार बिना एवन के पैदा हुए। एवन की मां, जो पहले भी अपने 2 बचपन के बच्चों जो पैदा होते ही मर गए को खो चुकी थी, अब तीसरी बार भी अपने बच्चे को खो देती है। यह दिखाता है कि एवन और उसके होने वाले भाई बहन सबने एक ही फैसला किया था, अपनी जिंदगी छोड़कर अपने परिवार को इस कर्स से बचाना। और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।